एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में ही रहनी चाहिए। शादी के बाद उसका पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी और मैं ज्योति अम्बेडकर। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे मनुस्मृति की। आखिर क्यों मनुस्मृति इतनी विवादित किताब है कि जिसे डॉक्टर अम्बेडकर को आखिर अपने समर्थकों के साथ मिलकर आग के हवाले करना पड़ा था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो नीचे दिए लाइक बटन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में यह बातें लिखी हैं। महिलाओं के बारे में मनुस्मृति की राय साफ तौर पर बताती हैं। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में ऐसी कई और श्लोक हैं जिनकी वजह अक्सर विवादों का जन्म होता रहता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के राजनेता छगन भुजबल को अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला जिसमें लिखा था, मनुस्मृति के बारे में मत बोलो नहीं तो तुम्हारा दाव बोलकर जैसा हाल होगा। बीबीसी से बात करते हुए भुजबल ने कहा, मैं ऐसी धमकियों की वजह से अपना काम बंद करने नहीं जा रहा हूँ। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस देश को संविधान दिया है जो कि सभी लोगों को बराबरी का हक देता है। अगर मनुस्मृति उन विचारों को वापस लेकर आ रही है जिसकी वजह से हम हजारों सालों तक शोषण झेलना पड़ा तो हम मनुस्मृति को एक बार फिर जलाएंगे। हम इसकी आलोचना करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इससे पहले संभाजी भिड़े ने संत तुकाराम और संत जनेश्वर से भी महान बताकर विवाद पैदा किया था। भिड़े एक हिंदूवादी नेता हैं जिनके पश्चिमी महाराष्ट्र में कई अनुयायी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के भाषण में भिड़े का समर्थन किया था और 2018 के फरवरी महीने में भिड़े के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की थी। भिड़े अपने कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। मनुस्मृति में लिखी गई बातें बीते कई सालों से विवाद की वजह बनती रही हैं। लेकिन क्या मनुस्मृति सच में इतनी विवादित किताब है? इतिहासकार कुरुंदकर बताते हैं, स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कही जाती है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुल संस्करण में श्लोकों की संख्या 2964 है। कुरुंदकर अब तक मनुस्मृति पर 3 लेक्चर दे चुके हैं। इन तीनों भाषणों को एक किताब की शक्ल दी गई है जो मनुस्मृति के अंदर ही दुनिया के बारे में बताती है। कुरुंदकर मनुस्मृति पर अपनी सोच को बताते हुए कहते हैं, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो मनुस्मृति को जलाने में विश्वास करते हैं। मनुस्मृति के फॉर्मेट को समझाते हुए कुरुंदकर कहते हैं, इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200 साल पहले शुरू हुई थी। पहले अध्याय में प्रकृति के नियम, 4 युगों, 4 वर्णों, देशों, ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल हैं। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपनी मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरा अध्याय शादी की किस्म, विवाहों में रीति रिवाज और पूर्वजों को याद करने का वर्णन है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्य, खाने या ना खाने के नियमों और 21 तरह के नरकों का जिक्र है। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों का, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र है। 6ठे अध्याय में एक संत और 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों का जिक्र है। 8वां अध्याय वह अपराध, न्याय और राजनीतिक मामलों पर बात करता है। 9वें अध्याय में प्राकृतिक संपत्ति, 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रित, 11वें अध्याय में पाप कर्म और 12वें अध्याय में 3 गुणों व वेदों की प्रशंसा है। मनुस्मृति की यही समानता रूपरेखा है। मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात की गई है।
यह वर्तमान समय की आईपीसी, सीआईपीसी की तरह लिखी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले राजीव लोचन बताते हैं कि प्रधानी लोगों के भारत आने से पहले इस किताब को कानून की किताब में प्रयोग नहीं किया गया था। राजीव लोचन मनुस्मृति के इतिहास को समझाते हुए कहते हैं, जब वर्दानी लोग भारत आए तो उन्हें लगा कि किस तरह मुसलमानों के बाद कानून की किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इसकी वजह से उन्होंने किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई शुरू की। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेज़ों से कहा कि वह मनुस्मृति को हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ बताकर प्रचार करें। इसकी वजह से यह धारणा बनी कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है। राजीव लोचन बताते हैं कि जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी तो ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व खत्म होते देख इस किताब को लिखकर अपनी प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की। उन्होंने एक मिथक रचा के ब्राह्मणों का स्थान समाज में सबसे ऊपर है और ब्राह्मणों और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। वर्णों की वजह से ब्राह्मणों को कम सज़ा मिलती थी और उसके अपराध के लिए दूसरे लोगों को कड़ी सज़ा मिलती थी। कहा गया है, जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसे कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। यह किताब बताती है किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। एक महिला को किसी तरह के धार्मिक अधिकार नहीं है। मैं अपने पति की सेवा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकती हूँ। मनुस्मृति में यही सब लिखा गया है। मनुस्मृति ने सूत्रों के शिक्षा पाने के अधिकार को खारिज कर दिया था। शिक्षा देने की विधि मौखिक हुआ करती थी। ऐसे में कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर कोई यह नहीं जानता था कि मनुस्मृति आखिर है क्या। ब्रिटिश राज के दौरान यह किताब कानूनी मामलों में इस्तेमाल होने की वजह से खासी चर्चित हो गई। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस वजह से लोगों को इस किताब के बारे में पता चला। राजीव लोचन बताते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले मनुस्मृति को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति थे। खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, समाज के दूसरे वंचित शोषित तबकों की आलोचना देखकर उन्होंने ब्राह्मणों और व्यापारियों की आलोचना की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र के कोलावा जिले और वर्तमान में रायगढ़ जिले के महाड में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया गया था। अम्बेडकर अपनी किताब फिलॉसफी हिंदुज़्म में लिखते हैं, मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। उन्होंने मनुस्मृति के विरोध को अपनी किताब कौन थे, शुद्ध और जाति का अंत में भी दर्ज कराया है। उस दौर में दलितों और महिलाओं को एक समान यह जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक जाति व्यवस्था कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा है, वर्ण व्यवस्था बनाने से सिर्फ कर्म कोई विभाजित नहीं किया गया, बल्कि काम करने वाले लोगों को भी विभाजित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के मनुस्मृति को जलाने के बाद देश भर में कई जगह पर इस किताब को जलाया गया। इसे अखबारों में भी देश और समाज पर मनुस्मृति के प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई थी। यह चीज़ें भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलती रहीं। साल 1970 में मान्यवर काशीराम साहब ने वामसेफ का गठन किया और ऐलान किया कि समाज 2 हिस्सों में बटा, जिसमें एक हिस्सा मनुवादी और दूसरा हिस्सा मूल निवासी है। JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, काशीराम कहा करते थे कि जातियों की रचना मनुस्मृति के आधार पर हुई है। इससे असमानता और समाज की रचना
हुए इस वजह से समाज 6000 जातियों में बंट गया। मनुवाद का समर्थन करने वाले की संख्या भी कम नहीं है। इतिहासकार कुरुंदकर समझाते हुए कहते हैं, मनुस्मृति के समर्थकों का एक गुट कहता है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और दुनिया का कानून प्रजापति मनुभागी की परंपरा से आया है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कुरुंदकर इसके बारे में अपनी किताब में बताते हैं, मनुस्मृति के बचाव के लिए यह भी कहा जाता है कि मनुस्मृति वेदों पर आधारित है और मनुस्मृति भी वेदों के हिसाब से ही है। इस वजह से वेदों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। शंकराचार्य के साथ साथ दूसरे धर्मगुरुओं ने भी इसी आधार पर इसका बचाव मनुस्मृति के उनके समर्थक कहते हैं कि इस किताब के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो किताब समाज के कल्याण की बात करती है। विवादित नेता संभाजी भिड़े ने एक भाषण में दावा किया है कि मनु ने विश्व कल्याण के लिए यह किताब लिखी और वह एक बड़े कानून विशेषज्ञ थे। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में उनकी एक मूर्ति भी लगी हुई है। राजस्थान से ही जुड़े हुए दलित एक्टिविस्ट पीएल मिधारोद बीबीसी को बताते हैं, जयपुर बार एसोसिएशन में मूर्ति लगाई है। उन दिनों में बार एसोसिएशन में ज़्यादातर वकील ऊंची जाति के हुआ करते थे। ऐसे में समर्थकों ने दावा किया है कि मनु वो कानून लिखने वाले पहले शख्स थे। ऐसे में हाई कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाना सही है। सनातन संस्था भी मनुस्मृति का समर्थन करती है। इस संस्था ने किताब प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है, मनुस्मृति को जलाया जाए या अध्ययन किया जाए। संस्था में दावा है कि एक समय समाज मनुस्मृति के हिसाब से ही चलता था। सनातन संस्था एक कट्टर हिंदूवादी संगठन है जिसके मुखिया विवादित हीमोथेरेपिस्ट डॉक्टर जयंत आठावले हैं। इसे संस्था से जुड़े कुछ लोगों के नाम कथित गोवा और महाराष्ट्र में हुए बम धमाके से भी जुड़े हैं, जिससे संस्था के कुछ लोग तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानतारे और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में भी अभियुक्त हैं। सनातन संस्था ने यह भी कहा है कि जर्मन दार्शनिक निशा इस किताब से काफ़ी प्रभावित हुई थी और इसमें कहीं भी जाति व्यवस्था का जिक्र नहीं है। करुंदकर कहते हैं, आधुनिक शिक्षा लोगों के लिए आधुनिक दिमाग की रचना नहीं कर सकी, इसलिए लोग परंपरा को मानने वाले और रूढ़िवादी बनी रहे। आधुनिक शिक्षा ने परंपराओं को मानते रहने के नए तर्क दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे लोगों पर गुस्सा आता था कि शिक्षा संस्था पारंपरिक दिमाग को बदलने में नाकामयाब साबित हुई है, जिसकी जगह रूढ़िवादी लोगों ने आधुनिक शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अंबेडकर सोचते थे कि यही लोग जाति व्यवस्था और पाखंडी के संरक्षक हैं। यह पूरी खबर बीबीसी ने 16 नवंबर 2018 को अपने यूट्यूब पर प्रदर्शित की थी, जिसको अब लगभग 18 लाख लोग देख चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दीजिए इजाज़त ज्योति अंबेडकर को। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।